आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है जो 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक आरोह में भाग 2 में संकलित है। यह कविता पहली कविता है आरोह की। वैसे इसमें बच्चन जी की 2 कविताएं संकलित हैं। दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आत्म परिचय कविता अपने आप में एक लंबी कविता है, बहुत लंबी तो नहीं, फिर भी 4-4 पंक्तियों के 10 चरणों में स्टैंजास में ये कविता विरचित है, जिसमें बच्चन जी ने अपने काव्य दृष्टिकोण और काव्य परंपरा में कवियों के दृष्टिकोण, उनकी सोच, उनकी भावना आदि का बड़ी सूक्ष्मता से अंकन किया है। सबसे पहले हम कविता के शीर्षक पर विचार करें। आत्म परिचय। आत्म परिचय एक सामासिक शब्द है। आत्मा का परिचय सूक्ष्म है, गूढ़ है। आत्म शब्द यहाँ पर आत्मा का दार्शनिक विश्लेषण करने का उतना अवकाश नहीं है। हम सभी आत्मा की अवधारणा से सामान्य रूप से परिचित हैं। कवि की आत्मा या उसका परिचय, आत्मा के साथ परिचय, तो उसको हम इस रूप में देख सकते हैं। किसी से हम पहले परिचय पूछते हैं। परिचय में सामान्य परिचय, नाम धाम, पिता का नाम आदि होता है। लेकिन जब आत्म परिचय की बात आती है तो यहाँ पर कवि ने जिस रूप में इस कविता को प्रस्तुत किया है उसमें आत्म का मतलब कवि का दृष्टिकोण, कवि क्या सोचता है। शंकराचार्य के शब्दों में कहें आत्मा क्या है, कस्त्वं कोहं कुत आयात कामे जननी कामे तात इति परिभावय सर्वं सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ओ अजो शाश्वतो अयं। गीता में जो कहा गया आत्मा तो अमर शाश्वत, न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर का हनन होता है, आत्मा का नहीं। तो इस रूप में ये जीवात्मा एक सतत यात्रा करती रहती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। इससे पहले कवि परंपरा की बात मैं करता हूँ, पुरखों की बात करता हूँ। कवि के पुरखे कौन है? कवि ही हैं। वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास, मीरा, महादेवी, कबीर आदि आदि आदि, ये उनके पुरख है। बच्चन जी की कविता से ही आरती और अंगारे संग्रह है, जिसमें उन्होंने केशव दास के बारे में एक छंद लिखा है। इसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पुरखों को तुमने अनजाने घेरा, इसीलिए उनका काव्य भवन बन गया भूत का डेरा। तो पुरख शब्द पर आप ध्यान देंगे। जो मैं बतलाना चाहता हूँ कि इसमें कवि ने कवि परंपरा, अपने पुरखों, कविता के पुरख आदि कवि से भारत में कविता की परंपरा शुरू होती है, वेदों के बाद जो आर्ष काव्य उनमें। तो आत्म परिचय यही है। कवि किस रूप में कविता को व्यक्तिगत रूप से देखता है और उसकी जो धरोहर है, उसकी जो संपदा है पुरखों की, उसका जो उत्तराधिकार है, उसको भी कवि ने इसमें चरण चरण में निरूपित किया है। अब हम पहले चरण स्टैंजा पर आएं और कविता को देखें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ।
कवि पर अघोषित रूप से जग जीवन का भार है। भार का मतलब यहाँ उत्तरदायित्व है। जग जीवन भी सामासिक पद है, इसका हम विग्रह करेंगे। जग में जो जीवन है, जग में जो जीवन चला आता रहा है, आज है, तो जग जीवन में मनुष्य भी है, मनुष्येतर प्रकृति भी है। सूरज, चांद, सितारे, हवा, जल आदि आदि, ये दृश्यात्मक प्रकृति प्रत्यक्ष परोक्ष सभी रूपों में, और मनुष्य जो इस प्रकृति का सर्वोत्तम प्राणी है वो तो है ही। तो मनुष्य के जो सुख दुख है, हमारे चारों ओर जो प्रकृति है, उसका सौंदर्य, उसके विविध रूप, इनकी अभिव्यक्ति अनादिकाल से अघोषित रूप से कवियों कलाकारों के द्वारा होती रही है। विशेषकर यहाँ कवि की ओर ही संकेत है, तो कवियों ने इसको अभिव्यक्त किया अनादिकाल से। सामान्य व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, कवि, कलाकार, संत आदि समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो इस रूप में हमें इन पंक्तियों को देखना होगा, यानी कवि पर इस संसार के जग में जो जीवन है उसको अभिव्यक्ति देने का अघोषित रूप से दायित्व रहा है। इस रूप में कवि कहता है कि उसके भार को मैंने ग्रहण किया है, परंपरा में ग्रहण किया गया है, और इस रूप में मैंने कहा भी कि मैं केवल कवि का ही वाचक नहीं है, बल्कि कवि परंपरा का भी वाचक है। आप वाल्मीकि को देखें, क्रौंची के वध के बाद क्रौंची किस तरह दुखी होती है, आर्तनाद करती है, कहा जाता है वहीं से कविता फूटी थी। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमर कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता जान। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। सामान्यतः देखा यह जाता है कि व्यक्ति अपने छोटे परिवार के भार से ही इतना दब जाता है, कई बार परेशान हो जाता है कि औरों की मदद, औरों की ओर देखने, औरों के सुख दुख की ओर देखने की उसे फुर्सत ही कहाँ रहती। तो यहाँ विरोधाभास भी है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अभिप्राय यह कि जग जीवन का भार तो मेरे ऊपर है, लेकिन मेरे जीवन से प्यार दूर नहीं हुआ है, मेरे जीवन में प्यार बना हुआ है। सामान्य से एक कहावत चलती है कि व्यक्ति के जीवन में, किसी युवक के जीवन में जब उसका विवाह होता है या प्रेम होता है, तो जो आज उसे चंद्रमुखी दिखलाई पड़ती है, जब नून तेल लकड़ी जोड़ना पड़ जाता है तो वही सूरजमुखी और कालांतर में ज्वालामुखी बन जाते। व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बाल बच्चे होने पर इधर दौड़ना उधर दौड़ना, बच्चे का नामांकन कराना, दवा लाना, बीमार पड़े तो, और ऐसे में व्यक्ति चिड़चिड़ाने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव उसका हो जाता है। तो यहीं पर कवि कहता है कि मैंने संसार का, केवल परिवार का ही नहीं, पूरे संसार का, जग जीवन का भार ले रखा है, फिर भी मेरे जीवन में प्यार तत्व है, प्रेम तत्व है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के वे दर्द उतार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, थोड़ी स्वरूपकात्मक है। कवि के हृदय में सांस के दो तार हैं, ये सुख के तार और दुख के।
सुखात्मक और दुखात्मक। संसार सुखात्मक और दुखात्मक है ही। तो इस रूप में कवि कह रहा है कि यही दो तार मेरे हृदय के वीणा पर कहो सितार पर हैं, जिनको कोई कभी छू जाता है तो वो तार झंकृत हो उठता है। सुखात्मक भाव का आगमन हुआ तो वहां झंकार सुखात्मक रूप में सुख का तार झंकृत होता है। दुखात्मक रूप में किसी का दुख देखा, और आप सोचिए निराला ने भिक्षुक को देखा, वह आता दो तब कलेजे के करता, या वह तोड़ती पत्थर। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पेड़ हुआ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। तो सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। इन पंक्तियों से आप इसके तुलना कीजिए, सामने बैठा है तो पता चलेगा ये सितार किसी सुंदर दृश्य को देखकर, किसी की सुंदरता को देखकर, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, जब शायर कहता है तो वहाँ पर सुंदरता का वर्णन करता है, किसी युवती की, फूलों की सुंदरता विभिन्न रूपों में कवि देखता है। तो ये सुख और दुख के दो तार हैं, और जब किसी क्षण विशेष में किसी परिस्थिति को देखकर वो भाव इनमें से एक तार, यानी कभी सुखात्मक कभी दुखात्मक देखा तो दुखात्मक तार को झंकृत कर जाता है, तो कवि की भावना झंकृत होकर कविता के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यही दो तार सांसों के हैं। आगे कहा भी है चौथे छंद में, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। तो ये सुख और दुख के ही दो तार हैं। दूसरे चरण में, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस चरण में कवि कह रहा है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि स्नेह प्रेम की सुरा का पान करता है, यानी प्रेम के नशे का पान कर। प्रेम नशा है भी, किनके प्रति प्रेम? उसी जगत के प्रति जिसका उसने भार लिया है अघोषित रूप से, उनको वो प्रेम करता है। ऊपर लिखा भी है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो कवि निरंतर, जगत का सबसे बड़ा तत्व प्रेम है ही, तो प्रेम होगा तभी तो हम अपने प्रेमी के सुख दुख की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। जिनको हम चाहते हैं तो कवि पूरे संसार को चाहता है, कवि का प्रेम पूरे जगत से। लेकिन अगली ही पंक्ति में कहता है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यहाँ भी विरोधाभास। अभी कहा ऊपर कवि ने जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और यहाँ देखें आप, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इसमें तो विरोधाभास है। लेकिन जब हम ठीक ठीक कविता को समझेंगे आगे, धीरे धीरे कवि ने स्पष्ट किया है इस जग में भी दो जग है, एक अमीरों का है और दूसरी ओर वंचितों का, जिनका शोषण हुआ है, जो दलित हैं, जो अपने दुख को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, सहने के लिए मजबूर हैं। कवि उनके साथ है। जग में जो शोषक हैं उनके साथ नहीं है कवि, और ये जग में तो हैं ही। इन्होंने अपने बल, सत्ता, बुद्धि आदि का दुरुपयोग करते हुए दुनिया के भोले सरल लोगों का शोषण किया है। तो कवि किस जग का नहीं ध्यान कर रहा है? उस जग का, शोषकों के जग का। मैं कभी न जग का, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये जग जो प्रपंच वाला है, तिक्रम वाला है,
समर्थ है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास बल है, जिसके पास बुद्धि है, वहां पर किनकी पूछ है? जो उनके गीत गाए, उनके शोषण में भी जिनको अच्छाई नजर आए, घुमा फिरा के अरबों का शोषण करें, करोड़ों का शोषण करें, और कहीं पर 150 गरीबों को वस्त्र बांट देते हों, ठंडक में 50 कंबल भी बांट देते हों, तो इससे उनका वो दाता वाला रूप दिखलाई पड़ता है। लेकिन एक और ये लोग बहुलांश इन्हीं गरीबों का शोषण करते हैं और बहुत मामूली 5-2-4% दान देकर अपने को दाता सिद्ध करने लगते हैं। शोषक वाले रूप पर दुनिया का कम ध्यान जाता है और दाता वाले रूप पर अधिक, और गुणगान करने वाले भी लोग हैं। तो कवि कहता है कि ऐसे शोषकों, प्रपंचियों का मैं कभी गुणगान नहीं करता, और इन प्रपंचियों के यहाँ ऐसे ही लोगों की पूछ है जो इनका गुणगान करें। कवि कह रहा है मैं उन लोगों में नहीं हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं मन मौजी हूँ, मैं जैसा अनुभव करता हूँ। शोषक हैं तो हैं, उनके शोषण पर मैं तीर चलाऊंगा, उनके शोषण को मैं गलत कहूँगा, और शोषितों के प्रति, शोषकों के द्वारा जो शोषित हुए हैं उनके प्रति मेरी सहानुभूति रहेगी। तो इस तरह कवि 2 जग की बात करता है बाद में। इसी जग में 2 जग, मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज